अस्सलाम वालेकुम। चलिए कहानी के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं बगैर वक्त ज़ाय किए। दोपहर के बाद खोजी बाबा और कांस्टेबल फारूक अपने मिशन से लौट आए। वो अपने साथ सनसनीखेज खबरें लाए थे। मैंने फ़ौरन उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। मलिक साहब, मैंने बंदा पकड़ लिया है, लतीफ़ मुगल ने जोशीले लहजे में मुझे बताया। मैंने मोतदिल अंदाज में इस्तिफसार किया, कौन सा बंदा चाचा? वही जनाब, उसने इस्तिरारी अंदाज में वजाहत कर दी, जिसने थैला की गर्दन का कड़ा निकालकर उसे मौत के मुंह में ढकेला है। ओह ज़बरदस्त! मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, क्या तुम थैला के कातिल को अपने साथ लाए हो? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मेरा मतलब है मैंने उस बंदे का खुरा पा लिया है जो वक़ुआ की रात पिछले दरवाजे से दुल्हा दुल्हन के कमरे में आया था और उसी दरवाजे से वापस चला गया था। पिछला दरवाज़ा? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, यानी तुम उस दरवाजे की बात कर रहे हो जो खेतों की जानिब खुलता है? बिल्कुल वही जनाब, वो ठोस अंदाज में बोला। जब कमरे के अंदर मैंने तलाश खुरा का काम शुरू किया तो आपने मुझे जिन 7 पाँव के नमूने दिखाए थे उनके निशानात तो मिले ही मिले, उसके साथ मुझे एक 8वां पाँव का खुरा भी मिला। इस पाँव का खुरे का साइज भी गैर मामूली है। गैर मामूली? यानी नॉर्मल साइज से बहुत छोटा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इजहार ख्याल किया, जैसा कि 8-10 साल के बच्चे के पाँव का साइज होता है ना? मलिक साहब, आप जिन के कद काट को लेकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मगर मैं बहुत संजीदा हूँ जनाब। मैं नॉर्मल पाँव से कहीं बड़े पाँव के खुरे की बात कर रहा हूँ, जो लगभग 10 नंबर का जूता पहनता हो। पाँव के साइज़ के ज़िल में लतीफ़ मुगल से मैंने जो भी कहा, उससे मेरा मकसद खोजी का मजाक उड़ाना हरगिज़ नहीं था। बस वो बात ख्वामख्वाह ही मेरे मुंह से निकल गई थी। उसकी वजाहत के जवाब में मैंने कहा, 10 नंबर का जूता तो खासे बड़े पाँव के लिए होता है। जैसे तुमने बुजुर्गों से सुन रखा है कि जिन कदो कामत में 8-10 साल के बच्चे जितने होते हैं, वैसे ही मैंने भी सुन रखा है कि देव काट कद काठ में पहाड़ की मानिंद होते हैं। अगर कोई शख्स दराज कामत और डेल डोल का मजबूत हो तो उसे देव से तशबीह दी जाती है। इससे तो ये पता चलता है कि थैला की मौत के जिम्मेदार कोई जिन नहीं बल्कि देव है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, और ये खालिसतन एक मजाक था। अब तुम मुझे 10 नंबर के पाँव वाले बंदे के बारे में तफसीलन बताओ, मैं तवज्जो से सुन रहा हूँ। लतीफ़ मुगल ने मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे बस ज़ुबान खामोशी कह रहा हो, मलिक साहब, आप भी बड़े मखौली हैं। सूरत हाल की संगीनी को नज़रअंदाज करके काफ़ी संजीदा मजाक करते हैं। आइंदा 15 मिनट में खोजी लतीफ़ मुगल ने मुझे जो कुछ बताया उसका खुलासा ये है, जाए वक़्वा पर गैर मामूली बड़े पाँव का खुरा देखकर वो चौंक उठा था। बाकी तमाम खुरों को नज़रअंदाज करके उसने मज़कूरा खुरे पर तवज्जो मरकूज़ कर दी। जल्द ही वो इस हकीकत तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया कि वो बंदा उक़बी दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ था और उसी रास्ते से वापस चला गया था। खोजी ने घर के बाहर भी खुरे का ताक़ुब किया था। वो खेतों तक पहुंच गया था। उसका दावा था कि वो बंदा खेतों से निकलकर जाए वक़्वा तक आया था और उसी रास्ते से वापस गया था। खेतों के अंदर ज़मीन खासी नम थी और पगडंडी पर घास उगी हुई थी, जिसके सबब वो मज़कूरा खुरे का मुनासिब अंदाज में पीछा नहीं कर सका, वगैरह वगैरह। वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो मैंने उससे सवाल किया, चाचा, तुम जाए वक़्वा के जिस दरवाजे का जिक्र कर रहे हो, मैंने भी उससे बाहर झाँक कर देखा था। मुझे 3 अफराद में ताहद्द निगाह खेत ही खेत नज़र आए थे। क्या तुम ठीक ठीक बता सकते हो कि 10 नंबर पाँव वाला मशकूक बंदा किस सिमत से आया था और वापस किधर गया था? सिमत एक ही है मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला, जाए वक़ुआ से बिल्कुल शुमाल की जानिब। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर मोतदिल अंदाज में पूछा, क्या तुम लोगों ने जाए वारदात को दोबारा लॉक कर दिया है? जी मलिक साहब। इस बार कांस्टेबल फारूक ने जवाब दिया, दोनों दरवाज़ों पर सरकारी ताले डाल दिए गए हैं और खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी निशानी के पत्थर रख कर खुरे को महफूज कर लिया गया है। इसके साथ ही मैंने शफीक और दीगर लोगों को ताकीद कर दी है कि जब तक पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, इस रास्ते पर कोई कदम रखने की गलती ना करे, वरना कार्य सरकार में रखना डालने पर वो बंदा सीधा जेल जाएगा। फारूक, तुम्हारा मुस्तकबिल मुझे खासा रोशन नज़र आ रहा है, मैंने सताइशी अंदाज में कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे अंदर थानेदाराना जरासीम की भरमार है। मुझे यकीन है तुम बहुत तरक्की करोगे। शुक्रिया मलिक साहब।
फारूक ने तशक्कुराना अंदाज में कहा। मलिक साहब, अपने कांस्टेबल के मुस्तकबिल में झांकने से अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो थोड़ी तवज्जो मेरे हाल पर भी फरमाने सरकार। लतीफ़ मुगल ने शाकी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। हम भी पड़े हैं राहों पे। तुम्हारे हाल को क्या हुआ है चाचा? मैंने तेज़ लहजे में इस्तिफसार किया। बस ज़रा खुराक पर तवज्जो दो तो फिर मौजा ही मौजा। आप खुराक की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मेरे कोई फूफा या ताया वजीर खुराक लगे हुए हैं। वो तंज़िया अंदाज में बोला। मलिक साहब, मेरे घर के देहड़े में आसमान से मन्ना सलवा नाजिल नहीं होता। हर शय खरीद कर खानी पड़ती है, जिसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप भी अपनी जेब ढीली करें सरकार। ओह, तो ये मसला है। मैंने भवें उश्काते हुए कहा। तुम्हें अपनी सर्विस का मुआवजा चाहिए। सीधी सी बात है मलिक साहब, वो मुअत्तदिल अंदाज में बोला। हर शख्स मुआवजे के ही लिए तो मेहनत मुशक्कत करता है। लेकिन चाचा, तुम्हारा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा। तुम्हारी खिदमत का सिला ज़रूर मिलेगा तुम्हें, मगर काम ख़त्म होने के बाद। क्या मतलब है आपका मलिक साहब? वो खफगी भरे लहजे में मुस्तफसिर हुआ। अब कौन सा काम बाकी रह गया है? कातिल के खुरे का काम अभी अधूरा है, मैंने कहा। तुम्हें खेतों के आखिरी हिस्से पर भी तजुर्बा आजमाई करना चाहिए, ताकि ये मालूम हो सके कि 10 नंबर के पाँव वाला बंदा खेतों से निकलकर किधर गया था। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूँ, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। कल निपटाता हूँ आपका काम जनाब, मुझे इजाज़त दे। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और शाकी लहजे में इजाफा कर दिया। मैं तो समझ रहा था आज पैसे मिल जाएंगे। खैर, रुक जाओ, मैंने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। खाली हाथ मत जाओ। वो रुककर तशक्कुराना नज़र से मुझे तकने लगा। थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर जो कोफ्त, बेजारी और शिकायत दिखाई दे रही थी, उसका अब दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। मैंने 5 रुपए उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पेशगी रख लो, बाकी काम की तकमील के बाद। उसने खुशदिली से मुझे सैल्यूट किया और दुआएं देते हुए मेरे कमरे से रुखसत हो गया। 5 रुपए पाकर लतीफ़ मुगल अल मारूफ चाचा कुक्कड़ ने जो इजहार मुसरत किया था, उस पर ज़्यादा हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये वाक़या आज से लगभग 65-70 साल पहले का है। वो सस्ताई का ज़माना था और उन दिनों 5 रुपए की बड़ी अहमियत और वक़्त हुआ करती थी। एक आम इंसान की माहाना आमदनी 30 से 40 रुपए के दरमियान होती थी। इस हिसाब से उस दौर के 1 रुपए को आज के कमोबेश 1000 रुपए समझ लें। उसी रोज़ शाम से पहले ज़िले अस्पताल से तुफैल उर्फ थैला की पोस्टमार्टम शुदा लाश थाने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक थैला की मौत उसकी गर्दन का मनका टूटने से वाक़ई हुई थी। उस रिपोर्ट में मेरे लिए कोई नई या चौंका देने वाली कोई बात नहीं थी। उस ज़माने में फिंगरप्रिंट्स का रिवाज आम नहीं हुआ था, वरना मकतूल की गर्दन पर से कातिल की उंगलियों के निशानात उठाकर इस केस को ज़्यादा बेहतर अंदाज में इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था। आज पुलिस डिपार्टमेंट को तहकीक और तफ्तीश के सिलसिले में बहुत ज़्यादा आसानियां हासिल हैं, मगर मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि जुराइम की बेखुनी की शरह हमारे मुकाबले में बहुत कम है। मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद थैला की लाश को एक कांस्टेबल की निगरानी में फरीदाबाद रवाना कर दिया। उसके बाद मैं अपने क्वार्टर में आ गया। उस रात में जब तक जागता रहा, मेरी आंखों में मोना का चेहरा और दिमाग में उसकी दरोगोई चकराती रही। आइंदा रोज़ 27 अक्टूबर की सुबह एक ज़रूरी काम के सिलसिले में मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ा। वो सोमवार का दिन था, यानी हफ्ते का आगाज़। पीर के रोज़ तमाम सरकारी महकमों में निस्बतन ज़्यादा काम होता है, लिहाजा मुझे आधे से ज़्यादा दिन हेडक्वार्टर में ही लग गया। मैं सुबह यही सोचकर थाने से निकला था कि वापस आकर फरीदाबाद भी जाऊंगा और मोना से पूछूंगा कि उसने मुझसे गलत बयानी क्यों की थी, लेकिन वापसी पर इतनी ज़्यादा देर हो गई कि मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल करके थाने आ गया। अगली सुबह नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने हवलदार फजल दाद को अपने पास बुलाकर ज़रूरी हिदायत दी और एक तांगे पर सवार होकर फरीदाबाद की जानिब रवाना हो गया। जब मैं मकतूल तुफैल उर्फ थैला वर्कावाला के घर पहुंचा तो एक अनोखी सूरत हाल का सामना हुआ। मोना गुज़िश्ता रोज़ अपने मायके चली गई थी। मेरे इस्तिफसार पर मकतूल के बाप शफीक वर्कावाला ने मुझे बताया, थानेदार साहब, कल हमने थैला का तीजा यानी सुअम किया था। फैज़ नगर से मोना का बाप इकरामुल्ला भी आया हुआ था। मोना ने जिद की कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती। इधर से रहमतें भी आसीन चढ़ाकर खड़ी हो गई और मोना को चुड़ैल, डायन और पिछल पैरी जैसे अलकाबा से नवाजने के बाद फनकार से मुशाबह लहजे में बोली, कल की जाति आज जा और आज की जाति अभी दफ़ा हो जा।
तुम्हारी नहुसत ने मेरे जवान जहान बेटे की जान ले ली। मैं एक पल भी तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। लम्हाती तवक्कुफ करके शफीक ने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, जनाब क्या बताऊं, कल ये घर तो मैदान जंग का नक्शा पेश कर रहा था। मैंने रहमतें और मोना के तनाज़े को इकरामुल्लाह के सामने रखकर मिन्नत भरे लहजे में कहा, मेरे यार, मैं कितना बेबस और मजबूर हूँ, ये तुमने अपनी आंखों से देख लिया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बात के इख्तिताम पर मैंने उसके सामने अपने हाथ भी जोड़ दिए थे। मुझे शर्मिंदा न करो दोस्त, इकरामुल्लाह मेरे जुड़े हुए हाथों को थामकर गहरी संजीदगी से बोला। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मेरी बेटी ही की किस्मत ख़राब है। इंसान का माजी साए के मानिंद उसके ताक़ुब में रहता है। मैं तुम्हारी मजबूरी और मोना के नसीब को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, और तुम्हारे बेटे की मौत का मुझे जितना गम है, मैं उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक अफसुर्दा सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं फ़िलहाल मोना को अपने साथ फैज़नगर ले जा रहा हूँ। बात की बाद में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरे इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं भला उसके फैसले पर क्या और क्यों एतराज़ करता थानेदार साहब, शफीक ने घायल अंदाज में कहा। इन हालात में उससे ज़्यादा दानिशमंदाना अक़दम और कोई नहीं हो सकता था। मैंने इकरामुल्लाह का शुक्रिया अदा किया और मोना को उसके साथ रवाना कर दिया। इसका मतलब है मोना से पूछताछ के लिए अब मुझे फैज़नगर का रुख करना पड़ेगा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। मोना से पूछताछ? वो शख्स ज़दा नज़र से मुझे तकते हुए बोला, मोना से आपने क्या पूछना है थानेदार साहब, सब खैरियत तो है ना? पुलिस और खैरियत कभी भी एक जगह नहीं पाई जाती शफीक, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मायनी खेज अंदाज में कहा। अगर मैं आज मोना से मिलने यहाँ आया हूँ और हो सकता है इस मकसद के हुसूल की खातिर मैं आज ही या फिर कल सुबह फैज़नगर जाऊँ, तो इसका ये मतलब है कि खैरियत बिल्कुल भी नहीं है। सोहना रब खैर करे थानेदार साहब, वो सहमी हुई नज़र से मुझे तकते हुए बोला। आप तो डराने वाली बातें कर रहे हैं, कुछ मुझे भी तो बताएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपका चेहरा देखकर तो मुझे खौफ महसूस हो रहा है जनाब। डरने या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है शफीक, ये मामला उससे भी ज़्यादा संगीन और मायनी खेज है, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। तुमने अपने जवान बेटे को ताज़ा ताज़ा मिट्टी में उतारा है, मैं थैला को वापस तो नहीं ला सकता, मगर मैं तुम्हारे दुख और दर्द में बराबर का शरीक हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, तुम्हें मेरे चंद सवालात के 16 आने सच जवाब देने होंगे। बोलो, मंजूर है? मैंने अपनी बात को सवालिया जुमले पर मुकम्मल किया तो शफीक ने इस्तरारी लहजे में कहा, थानेदार साहब, कब्र में उतरने वाले थैला की कसम, मैंने पहले भी आपसे कोई गलत बयानी नहीं की और ना ही अब कोई झूठ बोलूँगा। आपने जो भी पूछना है पूरे इत्मीनान से पूछ सकते हैं। क्या तुम मिर्गी के बारे में जानते हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी जानता हूँ, वो पलकें झपकाते हुए उलझन ज़दा अंदाज में बोला। ये किस किस्म का सवाल है थानेदार साहब? तुम मेरे सवालात के अक़साम में अपना दिमाग न खपाओ, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम मिर्गी के हवाले से जो भी जानते हो मुझे बताओ। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जनाब, वो गहरी संजीदगी से बताने लगा। जब इसका दौरा पड़ता है तो बंदे के हाथ पांव मुड़ जाते हैं और आंखें पलट जाती हैं और गर्दन भी टेढ़ी हो जाती है, मुंह से बुलबुलों वाला झाग भी निकलने लगता है और मैंने सुना है जूती सुंघाने से ये दौरा ख़त्म हो जाता है। सिर्फ सुना ही है या तुमने किसी मरीज़ को जूता सुंघाने पर ठीक होते देखा भी है? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। देखा नहीं है जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, बस सुना ही है। शफीक की फराहम करदा मालूमात गलत नहीं थी। जहाँ तक जूता सुंघाने वाला टोटका है तो इसके पीछे दर हकीकत तेज़ बदबू का राज छुपा हुआ है। दौरे की हालत में अगर मरीज़ को कोई निहायत ही बदबूदार चीज़ सुंघा दी जाए तो उसके दिमाग में जारी मिर्गी के मौजे व्यूज़ डिस्टर्ब हो जाती है, चुनांचा मुतासरा शख्स के जिस्म को लगने वाले झटके रुक जाते हैं और वो बदतरीन दिमागी कैफियत से निकल आता है। यह महज एक टोटका है जो अक्सर कामयाब हो जाता है। क्या थैला को मिर्गी के दौरे पड़ते थे? मैंने शफीक के चेहरे पर निगाह जमाकर सरसराती हुई आवाज़ में इस्तिफसार किया। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? वो बेयकीनी से मुझे तकते हुए बोला। सवाल नहीं, मैंने तंबीह करने वाले अंदाज में कहा। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो, हाँ या ना। ना जी, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए पूरे एतमाद अंदाज में बोला। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम वर्कों वाला ये काम ही छोड़ देते। वर्कों वाला काम? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। मिर्गी का इस काम से क्या लेना देना? जनाब,
مرغی کا مریض اچانک یا مسلسل پیدا ہونے والی آواز سے بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ہم دن بھر گھر میں بیٹھ کر ورق کوٹتے رہتے ہیں، یہ دھماکے دار آواز لگاتار ہمارے دماغ پر ہتھوڑے برساتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم چاندی کے ورق کو نہیں اپنے مغز کو کوٹ رہے ہوں۔ شفیق کی بات میں وزن تھا۔ تیز، مسلسل اور دھماکے دار آواز کے مرغی کے مریض کے دماغ پر مرتب ہونے والے فوری اثرات سے میں واقف تھا، مگر جب ابتدا میں شفیق نے اچانک اس کا ذکر کیا تو اس طرف میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، اب تم اچھی طرح سوچ کر مجھے بتاؤ کہ مونا کی چیخ سن کر جب تم اور تمہاری گھر والی دلہا دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے تھے تو کھیتوں کی طرف والا کمرے کا دروازہ بند تھا یا کھلا تھا؟ وہ دروازہ تو بند تھا جناب، اس نے بتایا، اور اندر سے کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ شفیق کا مکان گلی کے آخری کنارے پر تھا اور اس کے بعد کھیتوں کا ایک طویل سلسلہ، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ اس گھر کا ایک دروازہ کھیتوں کی طرف بھی کھلتا تھا اور مذکورہ دروازہ اسی کمرے میں تھا جہاں طفیل عرف تھیلا کی پراسرار موت واقع ہوئی تھی۔ شفیق کا جواب مونا کے بیان کی تصدیق کرتا تھا، یعنی وہ دروازہ اندر سے بند تھا، جس کا مطلب تھا کہ باہر سے کوئی شخص اس دروازے کے راستے کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ لیکن کھوجی لطیف مغل کی تحقیق اس صورتحال سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ کھوجی کے مطابق 10 نمبر کے پاؤں والا کوئی بندہ اس دروازے سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسی راستے سے واپس بھی گیا تھا۔ کھوجی نے مذکورہ دروازے کے لیے اگرچہ پچھلا دروازے کا لفظ استعمال کیے تھے، مگر در حقیقت وہ اس گھر کے مکانیت کے اعتبار سے سائیڈ والا دروازہ کہلاتا تھا۔ تھانے دار صاحب، اگر کوئی حرج نہ ہو تو مجھے بھی کچھ بتائیں۔ مجھے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر شفیق نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، آپ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ پھر نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے بعد تاکیدی لہجے میں اضافہ کر دیا، ان باتوں کو اپنے تک ہی محدود رکھنا، ورنہ تفتیش کا سلسلہ متاثر ہو سکتا ہے۔ سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ اس بات پہ گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہمارے درمیان گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ رحمتیں نے کمرے میں آ کر کہا، تھانے سے 2 بندے آئے ہیں، ایک تو وردی میں ہے اور دوسرا ایک دبلا پتلا بندہ ہے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا، وہ کانسٹیبل امجد اور کھوجی لطیف مغل تھا، جس کے لیے رحمتیں نے دبلا پتلا بندہ کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ میں نے کھوجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے چاچا، تم تھانے جانے کے بجائے ادھر آ گئے اور میرے ایک سپاہی کو بھی ساتھ لے آئے ہو، خیریت تو ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا تو مجھے آپ کے پیچھے یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہ اپنے مخصوص چپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی آپ کے تھانے ہی سے آ رہا ہوں اور یہ سپاہی میری فرمائش پر نہیں بلکہ آپ کے حوالدار کے حکم پر میرے پاس آیا ہے۔ تیسری بات بھی سن لیں کہ میں کل شام سے پہلے بھی آپ سے ملنے تھانے آیا تھا، مگر پتہ چلا کہ آپ شہر گئے ہوئے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ بس میں نے ہاتھ اٹھا کر قطع کلامی کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ادھر ادھر کی باتیں بہت ہو چکی، سیدھا مدعے پر آ جائیے۔ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں ملک صاحب، وہ جوش بھرے انداز میں بولا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جھولے یعنی تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ میں نے گزشتہ روز یعنی مورخہ 27 اکتوبر کھوجی کو جو ہوم ورک دیا تھا اس کے مطابق اسے کھیتوں کے آخری حصے تک جا کر نمبر 10 سائز کے پاؤں والے پراسرار بندے کا سراغ لگانا تھا تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ وہ بندہ کدھر سے آیا تھا اور واپس کہاں گیا ہے۔ میری نگاہ کھوجی پر لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے جھولے کے اندر سے بڑے سائز کا ایک جوتا برآمد کیا، پھر اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے فخریہ انداز میں بولا، یہ لیجیے مدعا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ جوتا لے کر اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ کچے چمڑے کا خصہ نما جوتا تھا اور سائز کے لحاظ سے اسے 10 نمبر کا جوتا کہا جا سکتا تھا۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کھوجی سے استفسار کیا، یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کھیتوں کے آخری کنارے پر یہ جوتا ایک کھیت کے اندر پڑا ہوا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جائے واردات سے میں نے جو کھرا اٹھایا تھا وہ اسی جوتے کا ہے ملک صاحب۔ میں نے کھیتوں سے آگے بھی اس کھرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے مگر کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کامیابی حاصل نہیں ہوئی کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے سوال داغ دیا۔ مطلب یہ کہ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، کھیتوں سے آگے مجھے 10 نمبر سائز کے ایک اور پاؤں کا کھرا ملا ہے مگر اس کا جوتا یہ نہیں تھا۔
یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ جوتے کا ایک پاؤں کھیتوں میں گر جانے کے بعد اس بندے نے جوتے تبدیل کر لیے تھے۔ میں نے ابھی جس نئے کھرے کا ذکر کیا ہے وہ چند قدم کے بعد ناپید ہو گیا۔ وہاں پر مجھے ایک گھوڑے کے پاؤں کے واضح نشانات دکھائی دیے ہیں۔ میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس بندے کی ہمیں تلاش ہے وہ کسی گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا شمال کی سمت گیا ہے۔ فرید آباد سے شمال میں 2 میل کے فاصلے پر موضع فیض نگر تھا، یعنی وہ گاؤں جہاں سے مونا بیاہ کر یہاں آئی تھی۔ کھوجی ایک تجربہ کار بندہ تھا، اس کی تحقیق سے تو یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ تھیلا کا قاتل کسی گھوڑے پر سوار ہو کر فرید آباد کے نواحی کھیتوں تک آیا تھا، پھر مذکورہ کھیتوں کے اندر سے سفر کرتے ہوئے وہ دلہا دلہن کے کمرے تک پہنچا تھا اور اپنا کام کرنے کے بعد وہ اسی طریقے سے واپس فیض نگر کی جانب چلا گیا تھا۔ قاتل کا تعلق فیض نگر سے تھا یا کسی اور علاقے سے، اس کا پتہ چلانا بہت ضروری تھا، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ وہ بندہ بند کمرے کے اندر داخل ہوا کیسے۔ ملک صاحب، شفیق کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں تنہائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مجھے اس کے چہرے پر حد درجہ تشویش نظر آئی۔ میں فوراً سے پیشتر اسے اندرونی کمرے میں لے گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں بتاؤ، کون سی خاص بات ہے؟ کھوجی جو خصہ لے کر آیا ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، وہ تو اکرام اللہ کا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شفیق؟ میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ کیا تمہیں پکا یقین ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بتایا، اس شادی سے چند روز پہلے جب میں فیض نگر گیا تھا تو میں نے اکرام اللہ کو یہی خصہ پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک منٹ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ضروری تو نہیں کہ کچے چمڑے سے بنا ہوا اس قسم کا خصہ صرف اکرام اللہ کے پاس ہی ہو اور وہی پہنتا ہو، یہ کسی اور شخص کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں سائز کی وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اکرام اللہ کے پاؤں اور ہاتھ خاصے بڑے ہیں، جیسا کہ عموماً کمہاروں کے ہوتے ہیں۔ شفیق کی بات سن کر مجھے ایک پرانی کہاوت یاد آ گئی، سر بڑے سرداروں کے، ہاتھ بڑے کمہاروں کے، پاؤں بڑے خرکاروں کے اور پیٹ بڑے بیماروں کے۔ پھر میں نے شفیق کی تصحیح کرتے ہوئے کہا، پاؤں بڑے کمہاروں کے نہیں، خرکاروں کے ہوتے ہیں۔ جی، وہ جلدی سے بولا، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس نمبر کے جوتے فیض نگر میں اکرام اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور پہنتا ہو۔ جی ہو سکتا ہے، مگر میں وثوق سے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ معتدل انداز میں بولا۔ میں فیض نگر کے ہر بندے کو ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ اور فرید آباد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں سمجھا نہیں جناب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ تم فرید آباد کے وسنیک ہو، یہاں کے ہر بندے کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو، دیکھ بھال رکھا ہے تم نے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کیا 10 نمبر کا جوتا پہننے والا کوئی بندہ اس گاؤں میں موجود ہے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے متذبذب لہجے میں جواب دیا، میرا خیال ہے نہیں۔ شفیق، تمہارے بیان میں یقین اور اعتماد کا فقدان نظر آ رہا ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال فیض نگر کا رخ کرنے سے پہلے میں فرید آباد کو چیک کرنا چاہوں گا۔ ویسے یہ بات میری کھوپڑی میں جگہ نہیں بنا رہی کہ تھیلا کے قتل میں اس کے سسر اکرام اللہ کا ہاتھ ہو۔ میں بھی کسی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں تھانے دار صاحب، وہ زور دے کر بولا۔ جو باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے ہر وقت فکر اور پریشانی میں گھرا رہتا تھا اور میرے حامی بھرنے پر وہ دل کی گہرائیوں سے میرا شکر گزار تھا، وہ بھلا کیسے اور کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنے داماد کی جان لے سکتا ہے؟ اگر یہ خصہ واقعتاً اکرام اللہ کا ہے تو، میں نے پرخیال انداز میں کہا، پھر یقیناً کسی شر پسند نے اسے اس کیس میں پھنسانے کی سازش کی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا اور پوچھا، آپ فرید آباد میں کیا چیک کرنا چاہتے ہیں؟ تمہارے حساب سے فرید آباد میں مردوں کی تعداد کیا ہوگی؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا میں نے اسی سے سوال کر ڈالا۔ یہی کوئی 150 ہوں گے جناب، اس نے بتایا۔ میں ان تمام مردوں کے پاؤں چیک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں نے جواب دیا، اور وہ بھی کھوجی لطیف مغل کی نگرانی میں، جس نے تمہارے بیٹے تھیلا کے قاتل کا کھرا پکڑا ہے۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ تھیلا کو مونا کے جن نے نہیں، کسی انسان نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں نے شفیق کو اس کی سوچ کے ساتھ نبر آزما چھوڑا اور اس مشن میں مصروف ہو گیا جس کا میں نے عزم ظاہر کیا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، پورے گاؤں کے مردوں کو جمع کرنا اور پھر ان کے پاؤں کا سائز اور کھرا چیک کرنا۔ لگ بھگ 5 گھنٹے میں ہم نے اپنا مشن پورا کیا۔
जिन मर्दों को हमने चेक किया उनमें से एक का पाँव भी 10 नंबर का नहीं था। मतलब ये कि वक़ुआ की रात मोना और थैला की ख्वाबगाह में दाखिल होने वाले कातिल का ताल्लुक फरीदाबाद से नहीं था। मैंने फिर भी एहतियातन पूछ लिया, कोई रह तो नहीं गया भाई? हर तरफ से मुझे नफ़ी में जवाब मिला। अब इतना वक्त नहीं बचा था कि मैं फैज़ नगर का कस्द करता। मैंने इस काम को कल के लिए छोड़ा और थाने का रुख किया। जब हम थाने पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। मेरे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? लतीफ़ मुगल ने उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए पूछा। क्या तुम हुक्म के गुलाम हो चाचा, जो इस किस्म के सवाल कर रहे हो? मैंने छेड़ने वाले अंदाज में पूछा। मैं हुक्म का गुलाम और आप हुक्म का इक्का है सरकार, वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। अगर आप मुझे फारिग कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। चाचा, फरागत तो मिलेगी काम की तकमील के बाद, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। जब तक थैला का कातिल मेरे हत्थे नहीं चढ़ जाता मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं छोड़ने वाला, लिहाजा मैं जैसा कहता हूँ चुपचाप करते जाओ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। कल सुबह थाने में हाजिर हो जाना, हम एक साथ फैज़नगर जाएंगे। वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गया मगर बोला कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला हिस्सा इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।